नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी खास पेशकश सबसे बड़ा खुलासा, इसमें आपका स्वागत है। और सबसे बड़ा खुलासा बंसल न्यूज पर आपके सामने हम करने जा रहे हैं उस सौरभ शर्मा को लेकर जिसने ये बताया है कि जब सौरभ शर्मा जो इत्तू से हैं, इतने छोटे से हैं, जब उनके पास इतना है तो कहां कहां क्या क्या होगा। दरअसल भ्रष्टाचार का ये जो तंत्र है ये इसी तरह चलता है। एक तरफ भोपाल से जो वाकिफ हैं, रोशनपुरा की चढ़ाई पर 44 डिग्री टेम्परेचर में सरिये रखकर ऊपर हाफ हाफ के पीठ के बल धीरे धीरे रेंग कर ऊपर चढ़ता हुआ एक दीनू राम है या करीम है। वो कभी नहीं सोचता कि मैं कोई गलत काम कर दूं, हाथ में छुरी ले लूं, कोई ऐसा काम कर दूं जिससे रातों रात मेरी दुनिया बदल जाए। लेकिन जो करने वाले हैं वो करते हैं और करते चले जाते हैं। तो आज सौरभ शर्मा को लेकर कई नए खुलासों की बात हम करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बंसल न्यूज के हाथ चेतन की वो डायरी लगी है जिसमें कई राज छिपे हैं। चेतन कौन है? जो वाकिफ हैं वो समझते होंगे, जो नावाकिफ हैं उनको हम बताएंगे कि चेतन है कौन। इधर छापेमार कार्रवाई के 10 दिन बाद सौरभ की माताजी अब मीडिया के सामने आ चुकी हैं और वो ये भी दावा कर रही हैं कि सौरभ की जान पर खतरा है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर सौरभ की सोने की लंका उसी की थी या वो किसी के लिए इस लंका का निर्माण कर रहा था। लेकिन जो भी हो स्थिति, सौरभ की ये सोने की लंका या किसी के लिए बनाई जाने वाली लंका के बारे में ये खुलासा हुआ कैसे? कौन था वो विभीषण जो अंदर पहुंचा, या परिस्थितियां ऐसी थी? इन तमाम सवालों पर आज हम अपनी खास पेशकश में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट जो परत दर परत खुलासा करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी। पहले देख लीजिए रिपोर्ट। आरटीओ का सबसे बड़ा घोटाला, मामूली से कांस्टेबल का काला साम्राज्य, कितने नौकरशाह, कितने सफेद पोश, जाने कितने राज, रोज नए खुलासे। हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा, मुझे अपनी माँ जैसा समझो, मुझे थोड़ा तरस खाओ आप। मेरी स्थिति मानसिक रूप से मैं अपना इलाज नहीं करा पा रही, आप लोगों के कारण डॉक्टर के खुद करके ये सिल्ली वाली में परिवार है, आपकी भी माँ होगी घर में, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं, अकेली पड़ गई हो ना, मेरे पास कोई आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त के छापे के 10 दिन बाद आखिर उसकी मां मीडिया के सामने आई। सौरभ की बात करते हुए उनका गला रुंध गया। हो सकता है मां को बेटे की करतूतों का पता ना हो, लेकिन इन 10 दिनों में शायद ही कोई दिन गया हो जब इस मामले में कोई बड़ा खुलासा ना हुआ हो। लोकायुक्त से आईटी होते हुए ये मामला अब ईडी तक आ पहुंचा है। शुक्रवार को ईडी ने नए सिरे से सर्चिंग शुरू कर लोकायुक्त की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ईडी जिस तरह से सौरभ शर्मा और उसके दोस्तों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, दस्तावेज इस मामले को और बड़ा बनाते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सौरभ शर्मा के सबसे नजदीकी चेतन गौर के यहाँ बंसल न्यूज को भी कुछ अहम सुराग हाथ लगे। चेतन गौड़ यानी सौरभ शर्मा का एक वो घर जिसमें चेतन रहा करता था, ऐसा कहा जाता, जयपुरिया स्कूल। यहाँ आज भी दस्तावेज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि खेल कैसा हुआ। आप देखिए, मैं उसी घर में हूँ, अभी भी दस्तावेज फैले पड़े हैं। लाखों करोड़ों रुपए की देन लेन सेल कितनी हुई है, कितना पैसा कहाँ से आया है, ये दस्तावेज आप देखेंगे जब खंगालेंगे तो बाकायदा कार्ड, बैंक कार्ड, फ़ोन पे, किसको कितना रिसीव हुआ, ये सब बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा है। और ऐसे एक नहीं, यहाँ कई रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे जो ये बता रहे हैं कि किस तरह दिव्या तिवारी मैम का रजिस्टर यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये चेतन सिंह गौड़ जो सबसे पहले बंसल न्यूज ने कहा था कि ललितपुर में एक बड़ा ठेका है, ये उसी ठेका है। ये चेतन गौड़ का वो ठेका है जो ललितपुर में, यानी उत्तर प्रदेश तक हाथ फैले हुए थे, कह रही है, जिस पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, जो दस्तावेज बंसल न्यूज के हाथ आया था। इस पूरे मामले में सबसे अहम मोड़ 20 दिसंबर को आया जब मेंडोरा के जंगलों में 52 किलो सोना और 10 करोड़ नकदी से भरी एक कार मिली।
आईटी की इस कार्रवाई के बाद इस गाड़ी को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे। ये गोपी हैं, सौरभ के यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं और अभी भी काम यहाँ कर गोपी भाई अभी भी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए किस तरह लोकायुक्त आई, क्या क्या हुआ, आपने क्या देखा और क्या चल रहा है। अब आपके मन में स्वाभाविक है आप भी परेशान होंगे, इतना अच्छा काम आपको मिलता रहा लेकिन अब परेशान होंगे थोड़े से। बिल्कुल सर, परेशान तो है ही सर। हाँ। सर मेरे को इतना तो कोई जानकारी नहीं है। क्या मतलब आप लोगों के माध्यम से मतलब वही पता क्या मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, और तो कोई जानकारी नहीं सर मेरे को। सौरभ कब तक थे यहाँ, कब गए यहाँ से? वो 16 तारीख को फ्री थे सर, 16 तारीख को सुबह गए। 16 तारीख को जी तो क्या काय से गए थे, गाड़ी से या कैसे? हाँ, वो इससे डस्टर से गए थे सर। कुछ पता लगा होगा कैसे? नहीं सर, मेरे को गए कहाँ सौरभ, मुंबई या? बम्बई की तो लोगों का कैसा रहता था आना जाना, कितने लोग आते थे यहाँ? नहीं, इधर तो कोई अधिकारी नहीं वगैरह? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ था कौन इधर। कौन रहता था सौरभ के साथ? उनकी मिसेज और सर रहते थे बस। बस बस तो कितना दिन भर रहते थे या चले जाते थे काम पे? नहीं, इधर ही मतलब अपना काम करते थे, शाम को आ जाते थे। क्या ईडी ने क्या पूछताछ की, आप लोग से पूछा होगा? सर हमारा तो उन्होंने मोबाइल ले लिया था, जब्त कर लिया था। बंसल न्यूज इस मामले की धीरे धीरे परत खोलता जा रहा है, जिसमें जांच की दिशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा दुबई में है। इसको लेकर एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, लेकिन बंसल न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि ये वीडियो सौरभ के भोपाल के घर का ही है। इधर इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। खबरें यही है कि सौरभ शर्मा के एक नजदीकी कारोबारी मित्र की बहन से उसके अवैध संबंधों के चलते ये खुलासा हुआ है। हालांकि अभी भी इस पूरे गोरख धंधे में कई सवाल हैं। कहा यह जा रहा है कि करीब 7 नोट की मशीन थी जहां गिनती नोटों की हुआ करती, तो कितना पैसा आया होगा। एक अदना सा कर्मचारी, उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति कैसे अरबपति बन गया। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज भोपाल। मैं सोच रहा हूं कि सौरभ शर्मा ने जब अपनी मां का ये वीडियो देखा होगा तो क्या सोचा होगा उसने। गिड़गिड़ाती हुई, जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ी मां, जिसने पाल पोस कर सौरभ को इतना बड़ा किया, वो गिड़गिड़ा रही है, तंग आ गई हूँ, उपचार नहीं करा पा रही, मुझे माफ कर दो बेटा। एक बार देख लीजिए, जरा उसे देख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपकी सौरभ से बात हुई है? सौरभ कहाँ है, आपको कुछ पता है? मैम जो सौरभ का आरोप लग आपने ये बताया कि सौरभ की जान को खतरा है। वो मैंने आवेदन किया, न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ, ये मुझे नहीं पता। आपको कोई संपर्क हुआ है? नहीं, संपर्क हुआ है सौरभ से अभी पिछले 10 दिन के अंदर बात की जाए तो आंटी आपके बेटे से? आप कभी चेतन से मिली हैं? मैं सबके हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा मुझे अपनी माँ जैसा समझो, मुझे थोड़ा तरस खाओ आप लोग। मेरी स्थिति मानसिक रूप से अपना इलाज नहीं करा पा रही, आप लोगों के कारण डॉक्टर के सोचो जरा, सब जगह गाली है, बहुत सारी दुनिया में साला सब कुछ करके ये सिल्ली वाली में कितने परिवार है, आपकी भी माँ होगी घर में, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं, अकेली पड़ गई हूँ ना, मेरे पास कोई किसी से बातचीत हो। सवाल पूछते जाइए यार। सौरभ उसका की जवाब नौकरी मैं के लिए कोर्ट में दूंगी, मैं कोर्ट में दूंगी सब चीजें। एक नेता किस पार्टी के थे छोड़िए, जब वो इसी किसी मामले में फंसे तो उन्होंने कहा पैसा खुदा की कसम, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये तो कुछ ज़्यादा बोल गए। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं है। आज सौरभ जहाँ भी हो, कितने करोड़ देके वो अपनी माँ की पीड़ा दूर कर देगा। यूं चुटकी बजाएगा, 5 करोड़ पहुंचाओ, माँ को स्वस्थ करो एकदम। तंत्र विद्या नहीं है पैसा कि दुबई से बैठकर, अमेरिका से बैठकर आपने तंत्र फूका और मां स्वस्थ और प्रसन्न हो गई। और इस मां की तकलीफ है, और एक तरफ एक ड्राइवर साहब का भी आपने देखा, उनको सब सिखा दिया गया है क्या बोलना है। अरे भाई कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। अरे ऐसा कहीं होगा? कोई भी नहीं, हाँ कोई नहीं आता साहब, कोई भी नहीं आता। अब वो 16 को चलेगा, कहाँ चलेगा नहीं मालूम। ये चलेगी लड़ाई, और यहां पल पल सौरभ शर्मा को ये पता चलेगा कि पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। अब ये पैसा आपको चुटकी बजा के मुक्त नहीं करा सकता किसी चीज से, आपको कहीं और नहीं ले जा सकता। बंसल न्यूज के बड़े सवाल,
काली कमाई की लंका का खुलासा आखिर कैसे हुआ? क्या लोकायुक्त टीम की कार्रवाई से नाखुश थी ईडी? सौरभ के सहयोगी चेतन की डायरी में छिपे हैं और कितने राज? आप समझ गए होंगे, ये चेतन गौड़ जो हैं ये सहयोगी थे और उस घर में रहते थे जो घर मुहैया कराया गया था सौरभ शर्मा की तरफ। जो मेहमान हमारे साथ हैं, इस पर मेहमान क्या हमारे साथी हैं, अभिन्न साथी हैं जो लगातार पड़ताल करने में जुटे। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, लेकिन अब यहाँ भी पॉलिटिकल अफेयर्स तो थोड़ा बहुत है ही, दिख ही रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथी हैं सुनील बघेल जी, जो मामले की पड़ताल करने के लिए पहचाने जाते हैं, और आप उन्हें कह सकते हैं सुनील बघेल पड़ताली। तखल्लुस लगा लीजिए साहब, क्या फ़र्क पड़ता है, सुनील बघेल पड़ताली। तो पड़ताल करने में ये दोनों माहिर हैं, दोनों ने अपनी अपनी पड़ताल की। और तनुज दीक्षित जी हैं, एडवोकेट, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर से। तनुज जी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा ऐसा गंभीर मसला, हाँ ये बात अब थोड़ा ढाढ़स बंधा, नहीं तो बड़ा गंभीर हो जाता है सर, सीरियस इशू हो जाता है, और हम लोग एंकर लोग कुख्यात हैं कि चिल्लाने लगते हैं ऐसे मसलों पर। तनुज जी पहले आप ही बताइए, अब क्या प्रोसीजर होगा? जमानत के लिए कोशिश वो कर रहे हैं, फिर हम और इसकी पड़ताल खोलेंगे। अब किस तरह की कार्रवाई, कैसे और क्या आगे बढ़ेगी? क्योंकि सुन रहे हैं आप कि हाई कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके एडवोकेट को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे जो आरोपी हैं सौरभ जी। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। जो बरामदी हुई है वो मध्य प्रदेश के इतिहास की बहुत बड़ी बरामदी है। जितना सोना, इतने 7-8 करोड़ रुपए के लगभग राशि का सोना, चांदी 14 किलो के आसपास और नकदी, तो कुल मिलाकर के इसमें जो धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें इनकम टैक्स का एक्ट सेक्शन 132 जो है वो इसके अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है, जिसमें ये पैसा या तो चोरी का या मनी लॉन्ड्रिंग का माना जाता है सेक्शन के अकॉर्डिंग। यानी कि सीधे सीधे रोल जो है ईडी का आ जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का। और कहीं ना कहीं इसी के अंदर आपको ये भी जानकारी बता दूं, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, उसके अंतर्गत अगर 1 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है, तो वैसे तो पूरा मामला ही गैर जमानती होता है, संगीन अपराध है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 करोड़ रुपए के ऊपर धनराशि मिलती है तो न्यायालय भी जमानत देने में बेहद विचार करते हैं, जब तक कि उसमें 2-3 कंडीशंस बहुत मेजर रूप से ना दिखें, जैसे सौरभ शर्मा में मौजूद नहीं है कंडीशंस। तो ऐसे में जमानत बेहद मुश्किल है। ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, इनकम टैक्स और देखिए डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू भी इसके अंदर कार्रवाई कर रहा है। तो ले दे करके अभी एक तो सौरभ शर्मा हाथ नहीं लगा है, फरार है, वो उसके लिए लुकआउट सर्कुलर भी जो है वो भी जारी हुआ है, जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा थ्रू आउट इंटरपोल के द्वारा समस्त जगहों पर जारी किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो ऐसे में काफी सारे चीजें इस समय। एक सवाल और है दीक्षित साहब की, हमारी जो एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी है दुबई के साथ, अगर हम माने मिडिल ईस्ट के साथ हमारे रिश्ते बहुत बेहतर हैं, तो क्या लगता है कि ये प्रत्यार्पण जो संधि, अगर फर्ज कीजिए कि वो दुबई में है, हालांकि दावा ये भी है कि वो भारत में ही है, लेकिन मान ली तो प्रत्यार्पण संधि क्या कहती है दुबई के जहां वो है मिडिल ईस्ट में? जी देखिए, पूर्ण रूप से अगर हम देखा जाए तो इसके पहले भी ये कोई मतलब एक ठीक है, ये भले ही बहुत बड़ा मामला है मध्य प्रदेश का, लेकिन इसके पहले भी कई सारे अपराधी अपराध करके गल्फ के विभिन्न देशों में चले जाते हैं। बात यूएई की अगर हम करें, जिन्हें गल्फ की कंट्रीज कहा जाता है, तो ऐसे अलग अलग देशों में जाकर के अपना अड्डा बना लेते हैं। एक सबसे बड़ा गल्फ कंट्रीज के पास समस्या यह है कि वहां पाकिस्तानी फंडिंग बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल हाथ और आरोपियों को ऐसी पनाह देने के लिए मेरे हिसाब से भले हमारे भारत देश के संबंध बहुत अच्छे हैं इस समय, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक गल्फ कंट्रीज के अंदर जो दूसरे देशों का योगदान है क्राइम के अंदर, डार्क वेब के अंदर, इस तरीके के आरोपियों को संरक्षण के अंदर, वो हम हमारे भारत के बिल्कुल जी, बिटवीन द लाइंस ये भी समझ पाया कि आप जो बात कह रहे हैं वो बात ये है कि कहीं एक बड़ा रैकेट इसका भी बड़ा मजबूत है कि अपराध करके कैसे आप बजरिए नेपाल, या तो नेपाल पहुंच जाइए जहां से पाकिस्तान का एक प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, या पेड
प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, या फिर आप मिडिल ईस्ट चले जाइए, यूएई चले जाइए। दुबई एक हेवन माना जाता है, नेपाल और दुबई। लेकिन सवाल ये भी बड़ा है कि आखिर ये पूरा मामला उजागर कैसे हुआ। नाना प्रकार की गाथाएं हैं, कहानियां इसको लेकर हैं, लेकिन बंसल न्यूज़ आपको पहली बार ये बता रहा है कि इसके पीछे कथित रूप से इश्क की भी एक कहानी है, मोहब्बत की भी एक कहानी है। जो कहानी आगे बढ़ती चली गई तो उस कहानी की वजह से निश्चित तौर पर कुछ लोग नाराज थे। हम नाम नहीं लेंगे यहाँ, हम नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें अभी प्रूवन होने की दहलीज पर होंगी। लेकिन बंसल न्यूज़ की पड़ताल ने ये इस बात के अंत तक पहुंचने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा मामला कैसे उजागर हुआ। क्या सौरभ को किसी से इश्क था, और जिससे इश्क था उनके परिवार में कोई इससे बहुत दुखी था, तो उस दुखी व्यक्ति ने इसको उजागर किया, या किस तरह से ये मामला उजागर हुआ, ये हमें बताएंगे सुनील बघेल जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, जिन्होंने इस पूरे मामले के काफ़ी पहलुओं को बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश की। फिर मैं मनोज जी की तरफ चलूँगा, जिनके पास वो डायरी है जिस डायरी में कई राज छिपे हैं। तो सुनील जी, पहले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। क्या है मसला? हम नाम नहीं लेंगे, हम बताने की सिर्फ हम इशारा करेंगे कि क्या है पूरा मसला, जरा इसको संक्षेप में हमें बता दीजिए जी। तो देखिए, बड़ी ये जो भ्रष्टाचार की कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और रहीम दास बहुत पहले कह गए हैं कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रेम मदपान। तो इसमें खैर भ्रष्टाचार का दाग भी है, विश्वास का खून भी है जिम्मेदारों द्वारा, प्रेम भी है, और गुरूर में लापरवाही में डूबे हुए अधिकारी भी हैं, और खुशी है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर बड़े सख्त हैं। मैं आता हूँ देखिए, इस पूरे मामले में 2-3 सवाल बड़ी लंबे समय से तैर रहे हैं कि आखिर उस गाड़ी की मुखबिरी हुई कैसे, पता कैसे लगा और कहाँ से निकली। तो देखिए, अब तक जो सीसीटीवी फुटेज हैं, इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गाड़ी उन्हीं घरों से निकली जहां लोकायुक्त की टीम छापेमारी कर रही थी। और बाकायदा इस बात के आसपास के निवासियों से जब हम बात करते हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज आते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है। अब एक दूसरी बात आती है कि आखिर ये मिंडोरी के जहां वो जंगलों में जहां फार्म हाउस में मिली, तो उस फार्म हाउस पे उस गाड़ी का पता किसने दिया। तो देखिए, इसके पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मैंने कहा कि सारे एंगल हैं इसमें। तो सौरभ शर्मा के अपने एक कारोबारी सहयोगी की बहन से कुछ संबंध थे, और जो कारोबारी था उसको, जब सहयोगी था, उसको पता लगा तो ये बात बड़ी नागवार गुजरी। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा मामला था कि जब भ्रष्टाचार पे बड़ा प्रहार करते हुए अचानक मई जून में जब डॉक्टर मोहन यादव ने आरटीओ नाके बंद कर दिए, लेकिन पुराना हिसाब कुछ रह गया था। तो कुछ जो नेता थे, शायद उनका कुछ सौरभ शर्मा से नेता का आपसी पुराने लेन देन का विवाद था। तो अब 2 लोग खड़े हो गए, तो एक नेता का करीबी और एक उनका कारोबारी सहयोगी सौरभ शर्मा का, दोनों मिले, 2 ध्रुव हो गए थे। छापेमारी पड़ी, और जब ये सोने से लदी कार जब निकली और बाहर घूमती रही, तो अपोनेंट टीम उस पर निगाह रखती रही, और वो जाकर के अल्टीमेटली जब फार्म हाउस पे खड़ी हुई तो इनकम टैक्स टीम को इसकी जानकारी दे दी गई। अब शरद जी, एक सवाल और बढ़िया उठता है कि इनकम टैक्स की टीम क्यों पहुंच गई या स्थानीय पुलिस क्यों पहुंच गई। देखिए, राजेश शर्मा के यहाँ जो छापे पड़े हैं, उसका इस छापों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोकायुक्त की कार्रवाई थी, वो आयकर विभाग की कार्रवाई थी। लेकिन उसी इलाके में आयकर की टीम छापेमारी कर रही थी, और जब उनको ये खबर लगी कि यहाँ कोई गाड़ी लापरवाही यहाँ खड़ी हुई है और उसमें माल है, तो उनको क्या लगा कि ये शायद इसी क्षेत्र में जो हम छापेमारी कर रहे हैं वहाँ की कोई गाड़ी निकली है। तो वहाँ उनकी टीम भी पहुँच गई, संदिग्ध देखा तो स्थानीय पुलिस भी पहुँच गई। अब एक और इन सब चीज़ों के बीच में सवाल आता है कि उस पर्टिकुलर फार्म हाउस में ही क्यों गाड़ी खड़ी की गई। तो शरद जी, इसमें भी फिर वही एक एंगल आता है कि सौरभ की एक जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी जो शादी है वो एक सिंधी कारोबारी से हुई थी, और बताया जा रहा है कि फार्म हाउस उन्हीं सिंधी कारोबारी का है। स्वाभाविक रूप से एक सुरक्षित ठिकाना था। अब ये बात अलग है कि कागजों पर जो अभी तक जानकारी मिली कि कागजों पर वो सिंधी कारोबारी मालिक नहीं है, लेकिन जो जानकार हैं उनका दावा है कि ये फार्म हाउस उसी सिंधी कारोबारी का है। जी शरद जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने उजागर की है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं विश्वासघात जैसी एक फीलिंग के साथ एक व्यक्ति सामने आता है, जो कथित रूप से सहयोगी बताया जाता है सौरभ शर्मा का।
और उसके परिवार की एक लड़की से जो उसकी बहन बताई जाती है, उससे कथित रूप से सौरभ शर्मा के संबंध बताए जाते हैं। और ये विश्वासघात की कहानी जब फील कर रहा है वो व्यक्ति, इतना आहत होता है कि वो घर का भेदी बनता है और भेदी बनकर इस लंका में आग लगाने में मदद करता है। मनोज, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आग लग गई, वहाँ आईटी भी पहुंची, लोकायुक्त ऑलरेडी मौजूद थी और ईडी की भी एंट्री हो गई। यानी कि सब कुछ, जितना जो कुछ होना था वो हो गया। अब प्रत्यार्पण संधि है, लुकआउट नोटिस है, तमाम चीज़ें हैं। आपके हाथ जो डायरी लगी है जिसको आप लेकर बैठे हैं, ये डायरी है क्या, कहाँ से मिली? और इस डायरी बड़ा डराती है मनोज जी, बड़े राज होते हैं। लोग कहते हैं भगवान से डरा जी हाँ, और डायरियों में लोग क्यों लिखते हैं ये भी समझ नहीं आता कि क्यों जब डायरी हमेशा पकड़ी जाती है तो डायरियों में लिखा क्यों जाता है? क्या इसीलिए कि पकड़ा जाए? बहरहाल, ये डायरी कहाँ से मिली और क्या है इस डायरी में? जी देखिए, पूरी जांच भी कहीं शंका के थोड़ा घेरे डायरी भी कैमरे को बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। पूरी जी। जांच भी शंका के घेरे जी। में आती है। जी। जब किसी स्थान पर कोई लोकायुक्त कार्रवाई करे या जो भी एजेंसियां कार्रवाई करे तो कुछ ऐसे दस्तावेज ले लिए जाते हैं, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो ये दस्तावेज मेरे पास है जी। इसमें देखिए आप कितना पैसा जमा हुआ है, ये बाकायदा रिसीव्ड है। ये रसीदें जिसमें चेतन सिंह के नाम पर 1.5 लाख, 2 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 50 लाख, मतलब इसको जब मैंने जोड़ा तो करीब 2-4 करोड़ तो रुपए इसी में दिख रहे हैं। ओहो, ये रसीद में हाँ, जो मतलब ये तो एक नंबर का कारोबार हाँ, हुआ। ये एक नंबर का होगा, जी। ये बंसल न्यूज। और जी। जिस शरद जायसवाल की बात की जा रही है उसके दस्तावेज भी देखिए। ये शरद जायसवाल, जी, यानी जी। शरद, चेतन और सौरभ, जी, 3 गुर्गे कह लें जिनको, जी। जो काम कर रहे थे उन नेताओं के लिए, उन अफसरों के लिए हाँ। जो पूरा खेल खेल रहे थे। और इसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये डायरी बहुत सारे राज उगल रही शरद जी। इसमें हिसाब किताब है, नेताओं का कुछ नाम है, कुछ अफसरों की चीजें दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण डायरी है, लेकिन ये क्यों नहीं उठाई गई वहां से? क्योंकि हम गए तो हम तो उठा लाए उसको, हमें दिख गए। हमें कहने में कोई गुरेज इसलिए नहीं है कि डायरी देकर कौन जाएगा। हम भी उसी तरह तफ्तीश करते, कई बार खबरों में तह तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि जांच किस तरह चल रही। तो जांच पर आज तो जब ही आ गई जब एक पूरी गाड़ी सोने से भरी हुई यहाँ रहती है। जब मोहल्ले के लोगों से मेरी बात हुई, बाकायदा मेरे पास रिकॉर्ड है, वो कह रहे थे वो गाड़ी वहीं खड़ी रही, यानी E7 के बाजू में 2 दिन। उसके अलावा एक उसी तरह की एक और गाड़ी थी, उसको ढक कर रखा गया था। उस दिन एक नहीं 2 गाड़ी गायब हुई। एक तो आईटी के हाथ आ गई, एक अभी भी दूर है। और दिग्विजय सिंह शायद इसीलिए कह रहे थे कि ये ठेके पर दी हुई पूरी प्रथा थी। 2022 से लेकर 24 तक जो 36 करोड़ मिला करते थे वो 300 करोड़ सौरभ देने लगा, क्योंकि उसके साथ तुमराम, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा, तुमराम थे, उसके साथ संजय श्रीवास्तव थे, कोई दशरथ पटेल थे। और इन्होंने जो नेक्सस था पूरा, जो आरटीओ में पहले काम कर चुका, और वही शायद पूर्व परिवहन मंत्री जो उस दौर एक अदना सा पढ़ा लिखा आदमी जो दूसरा नाम लिया, तो वो भी एक कभी न कभी जांच का विषय है कि किस तरह से एक छोटे से पॉलिटेक्निक से पढ़ा हुआ व्यक्ति कहाँ पहुंच गया। निश्चित तौर पर। और इसीलिए पूर्व परिवहन मंत्री जिनका दिग्विजय सिंह नाम ले रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, शायद समझ रहे होंगे कि उस दौर में 22 से 24 के बीच में कौन रहे, तो वो भी उनका नाम ले रहे। मतलब ये कि सब बहुत स्पष्ट था। 100 करोड़ की जगह शरद जी 300 करोड़ रुपए महीने मिलता था। 5 ऐसे बैरियर थे जो ठेके पर दे दिए। सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि ये डायरी जो आपके हाथ लगी, ये डायरी जानबूझकर छोड़ी गई कि कुछ चीजें बताई जाएं, छोड़ दी जाएं? यानी जांच एजेंसियां भी, ये तो हम मान नहीं सकते कि इतनी लापरवाही करेंगी जांच एजेंसियां कि वो मौकाए वारदात जो रही है या जो जहां पूरा ये सब कुछ घटता रहा होगा वहां वो ऐसे एविडेंस छोड़ दे जो एविडेंस। और बंसल न्यूज इसके लिए बिल्कुल तैयार है। अगर कोई भी जांच एजेंसी चाहेगी तो ये डायरी हम मुहैया करा सकते हैं, क्योंकि ये 2 एजेंसियां शरद जी पहुंची, 2 एजेंसियां जांच कर रही हैं। जब सील नहीं था, ये नहीं था, तो कोई उसमें कोई गलत नहीं है और हम तो सहयोग करने को तैयार हैं। पर 2 एजेंसियां यदि जब्त नहीं कर रही हैं, लेकिन सरप्राइजिंग है। आप, जैसा मैंने आपके बारे में कहा कि आपने ऐसे प्रकरणों को, मनोज भी, आप दोनों एक्सपोनेंट हैं इस मामले में, कि आपने कई ऐसे मामले देखे हैं। हमने भी ये देखा है कि ये मामले फिर इसमें एक लेवल बन जाता है, एक कॉमन कंसेंसस बन जाती है कि जो निचले दर्जे के लोग हैं उनकी गर्दन पकड़ ली जाए और ऊपर तक बात न जाए। अब ये मसला भी कुछ इसी तरफ, क्योंकि इसके पहले की बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं, बात कांग्रेस की हो, बात बीजेपी की हो, बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, बड़े बड़े घोटाले आते हैं। दिग्गज ऐसा लगता है धरती, भूखंड हिलने वाला है, ये गिर जाएगा जो सब कुछ दिख रहा है, लेकिन अंत में हम देखते हैं कुछ नहीं गिरता है। इस मामले में ऐसा लगता है जैसा प्रधानमंत्री का नजरिया है,
मोदी साहब का और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बिल्कुल हम कदम हैं उस सोच के। तो इसमें क्या आपको लगता है कि हमें सिर्फ ऊपर की बर्फ के छोटे टुकड़े मिलेंगे, अंदर कुछ नहीं जाने को मिलेगा? शरद जी, ये मामला पिछले सालों में जो मामले होते रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग है। और इस समय जो ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर डॉक्टर मोहन यादव चल रहे हैं, तो आप ये तय मानिए कि इसकी जो आंच है, इसमें बेशक चाहे वो लोकायुक्त हो चाहे और विभाग हो, सब इस लापरवाही की आंच उनके जिम्मेदारों तक पहुंचेगी। और हम यहाँ पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री का रुख सामने आया है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इसकी आंच की जद में कई बड़े बड़े आएंगे, उन तक भी इसकी लपट पहुंचेगी, बड़े बड़े जिम्मेदार आएंगे। एक और सर जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब आप गोपी को सुन रहे थे, गोपी की महत्वपूर्ण बात यह है कि गोपी कह रहा है कि 16 तारीख को सौरभ यहाँ से गोपी यानी वो ड्राइवर वो गार्ड है वहां का, वो कह रहा है कि 16 तारीख को मुंबई चले गए। अब 16 को चले गए, 19 को रेड हो गई, तो 16 को क्यों गए? 3 दिन पहले जिसके यहाँ रेड पड़ने वाली वो छोड़कर चले जाता। तो शंकाएं तो फिर हिंदी फिल्में याद आती हैं। शंकाएं तो बहुत सारी है कि 19 तारीख को रेड होने वाली है, जितनी जल्दी जा सकते हो भाग सक। माफ कीजिएगा, मैं फिल्में बहुत देखता हूं, इसलिए कल्पना में चला जाता हूं, क्षमा कीजिएगा। तो मैं इस कल्पना में जाता हूं। जो मनोज आप बात पूरी कर लीजिए। बिल्कुल, तो 16 तारीख को वो चले जाता है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोपी कह रहे हैं। यानी 16 तक तो वो यहीं था, 19 को रेड पड़ती है। वो गाड़ी वहीं खड़ी रहती है, लोकायुक्त रेड डालती, पर वो गाड़ी उसके हाथ नहीं आती, वो आईटी के हाथ आती। एक गाड़ी और खड़ी रहती, वो किसके पास गई, कहाँ है, उसमें माल था नहीं था, हम नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारे पहलू है जिसमें शंका के बादल तो है। कल मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कैमरे पर, उन्होंने कहा था कि कोई भी हो, जब हम आए हैं यहाँ तो आप देखिए कि ये उसी वक्त का खेल है, ये मेरी सरकार है और परतें खुल रही हैं, तो जो परतों की जद में आएगा वो जाएगा। जी नहीं, क्योंकि क्या हुआ है कि आरटीओ में इतने सालों से आरटीओ का खेल किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो उमा भारती की हो, चाहे शिवराज सिंह जी की हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अर्जुन, ये सालों से चला आ रहा है। पहले मुख्यमंत्री ऐसे निकले जिन्होंने इस पर लगाम कसी, और ये बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि खाने में अक्सर कहा जाता है कि इससे तो सरकार चलती है, इससे तो सरकार के फंड में जाता है, लेकिन एक झटके में जिस तरह से टोल ये नाके सब बंद किए गए हैं, तो इससे उन्होंने ये दिखा दिया है कि इस बार तो जिम्मेदार सामने आएंगे, उसमें जो उसका लाभ उठाने वाले हैं वो भी, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी और जिनकी लापरवाही के चलते ये गाड़ी गायब हुई। यदि सर उदय प्रताप की कोई बाइट पड़ी है, एक दिन पहले उन्होंने दी है कि इसके पीछे क्या है, तो वो पूरी बाइट राज को यदि हो तो सुनवा दीजिए एक बार। यदि चलिए, मैं टीम से, जब तक वक्त बहुत कम है मेरे पास, लेकिन मैं फिर उस दार्शनिक प्रश्न की तरफ आप सबको ले जाऊंगा कि इतना माल कमाने के बाद भी उसको ठिकाने लगाने वाले कौन लोग होते हैं और कौन लोग फंसने वाले होते हैं, इस गणित को कौन नहीं समझ पाता है। जो ठिकाने लगा देता है उसके ऊपर आंच भी नहीं आती है, और जो फंस जाता है वो फंस जाता है। और इतना माल कमाने के बाद भी अगर आपकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ऐसा माल क्यों कमाना? वो देखिए ना, जाके बस्तर में और हमारे मध्य प्रदेश के मंडला में चैन से रोटी खाता है, उससे पूछिए मर्सिडीज देखिए, नहीं साहब। वो बड़ी बिल्डिंग में फ्लैट देखा है जहां से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, नहीं साहब। क्यों नहीं जाना है, क्या वहां नहीं जाना साहब? बहुत अच्छी नींद आ जाती है, बहुत अच्छे से चटनी रोटी खा के। अरे साहब, इस सुख को जरा महसूस तो करिए। काहे को कभी नींद की गोली नहीं खाते। बिल्कुल आपने सही कहा, काहे को इस कैंसर में उलझते हैं साहब? क्यों उलझते हैं? देखिए, अवांछित ज्ञान है जो हम एंकर्स की तरफ से अक्सर दे दिया जाता है। मनोज जी, मुझे लगता है कि वो बाइट में थोड़ा समय लग जाएगा, हम उसको देखेंगे क्योंकि वक्त हो रहा है। दीक्षित जी, आप कुछ कह लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहना चाह रहे हैं। एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। 25 मामलों में कार्रवाई करी ईडी ने विगत 10 से 11 साल, मतलब हम बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार की बात करें, और महज 22 के अंदर, 25 में से 22 के अंदर जो है मामला अभी उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है कि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। महज 3 में ही हम माने कि ईडी की कार्रवाई और शिकंजा सही बैठा है। ऐसे में ये जो मामला है, इसमें बहुत दिलचस्पी भी है, और निश्चित रूप से जिस स्तर पे इसमें जब्ती हुई है वो एक अपने आप में ऐतिहासिक मामलों में से एक है। तो हम चाहेंगे कि मामला जो है ईडी के शिकंजे में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा दीक्षित जी। और एक बड़ा पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है, मेरी माँ उसको बहुत सुनती थी और हम लोग भी खूब सुनते थे।
तो वो गीत शायद साधु और शैतान नाम की फिल्म थी, ओम प्रकाश पर पिक्चराइज किया गया था। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा, साथ न देंगे भाई बंधु, साथ न देंगे काली कमाई, नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। कौन सुनता है लेकिन साहब ये सब बातें, कौन सुनता है और क्यों सुनना चाहिए उसको? लेकिन जो समझते हैं, जो इसके मर्म तक जाते हैं, वो मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मोक्ष का आनंद क्या है, मुक्ति किस तरह का पर्व है, और इस तरह के नोटों के बंडल को बिस्तर की तरह बिछाने के बाद भी कांटों की चुभन क्या होती है, ये भी उन्हें मालूम है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बंसल न्यूज़ पर उदय प्रताप सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं, जो मौजूदा परिवहन मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के। ये भी संयोग बड़ा गजब है, सुन भी लेते हैं, फिर उसके बाद आप बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, देखते रहिए फटाफट खबरें। जी भाई ने स्टेटमेंट दिया, जरा उसकी व्याख्या करो और सामने जाके सवाल करो। एक आदर्श परिवहन सिस्टम हम लोग गुजरात को हम लोगों ने मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना है, उसकी तर्ज में मध्य प्रदेश को ले जाएंगे। और आज हम साल भर की गतिविधियों से संतुष्ट हैं कि हम जिस दिशा में हमने कल्पना की है परिवहन विभाग को, हम वहां लेकर जा रहे हैं। जी, एक ऐसा परिवहन विभाग जहां कोई सौरभ शर्मा अंदर प्रवेश न कर पाए, जहां इस तरह का तंत्र न डेवलप हो कि जहां करोड़ों अरबों रुपए का हो और कई ईमानदार लोगों की ईमानदारी पर भी सवाल खड़ा कर जाए। वो जो ईमानदार हैं, बेहद ईमानदार हैं, लेकिन उन पर सवाल इसलिए है कि वो काजल की कोठरी में है। ऐसा मत करिए साहब, और ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाइए कि रूह फना हो जाए, क्योंकि जो लोग देखते हैं इन सारी चीज़ों को वो अविश्वासी होते हैं, सिस्टम को लेकर, तंत्र को लेकर, ताकतवर लोगों को लेकर। वो ये मानते हैं कि सब कुछ इनकी जेब में है। इसलिए उदय प्रताप जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जनता बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देख रही है। तय तक पहुंचिए, उजागर करिए, और हम सबको विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। बंसल न्यूज़ पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।